मुल्क में वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरी के मौके घटते जा रहे हैं। दिसंबर महीने में मुल्क में बेरोजगारी दर अब तक सबसे ऊंचे सतह पर पहुंच गई है। दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में वर्कफोर्स के मुकाबले बेरोजगारी दर 8% से भी ज्यादा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की डेटा के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.9% तक पहुंच गई है। इसी जिम्न में देही बेरोजगारी दर 8.4% रही, जबकि नवंबर में ये दर 7.6% ही थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर सवालों का संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि मरकजी सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ काम कर रही है। यहाँ के हो या वहां के सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि गंभीर समस्या है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है और अब आगे जाकर ये कारोबार से जो मुनाफा होता है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मां अभी बीमार चल रही है। सर, एयरपोर्ट से आते वक्त परसों इंदौर से मैंने देखा मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा। ये सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन सर, ये मां बीमार चल रही है। ये मां हमारी बीमार चल रही है, दुखी भी चल रही है और उसके दुखी होने का कारण है कि इस मां के लिए जिसके बच्चे किसान भी हैं और सरहद पे खड़ा जवान भी है, ना वो महफूज है, ना किसान महफूज है, ना देश का श्रमिक महफूज है, ना युवा महफूज है। तो मां तभी प्रसन्न होगी ना सर, जब बच्चे प्रसन्न रहे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चे नाखुश हैं, बच्चे परेशान हाल है और मां खुश है। मैम फिनेंस मिनिस्टर कार चलाती होंगी या कार में बैठती होंगी। सर, कार में एक रियर व्यू मिरर होता है जिसमें अक्सर ये लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मैं अपनी 3-4-5 मिनट में मैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट से है उस मिरर पे मैं कहूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा को आपके माध्यम से रियर व्यू मिरर में जो वो कुछ चीजें नहीं देख पा रही हैं या उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है उस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। सर, गरीबी का आंकड़ा 2011 से हमारे पास नहीं है। गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में, हर राज्य में आप देखेंगे। सर, घड़ी मत देखिए, अभी
हाथ जोड़ रहा, आप घड़ी देखते हैं, मेरी बूढ़ी घड़ी आनी शुरू हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि गरीबी को लेकर के कल भी एक सदस्य, सीनियर सदस्य हैं, यहां भले सीनियर ना हो, बिहार के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने जब गरीबी से ऊपर उठाने की बात कही तो सारे वो आंकड़े दिए जो 2005-6 वाले थे। खैर बहरहाल मैं छोड़ता हूं उस बात को। कॉर्पोरेट को रियायत से मुझे कोई विभेद नहीं है। हमारे कई साथियों ने उस पर तंज किया, व्यंग किया, लांछन लगाए, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी आंसुओं में सरोबोर ना हो तो वित्त मंत्री कॉर्पोरेट की उतनी ही चिंता करें जितनी आम आदमी की होनी चाहिए। आम आदमी से मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से नहीं है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, आम आदमी बोलो तो लोग पार्टी समझ जाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है सर। एनीवे, न्यूनतम मजदूरी, आपने इतनी रियायतें दी लाखों की, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए पे टिकी हुई है सर। $2 या $2.25, क्या ये उचित है इस देश में? दुनिया भर में कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते मामलों के बीच मरकजी सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। मरकज ने सभी रियासतों से नए मामलों पर नजर रखने और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। इसी बीच वजीर सेहत मनसुख मंडाविया की एक चिट्ठी सामने आई है जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को लिखी है। इसमें दोनों नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की अपील की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ये मुमकिन ना हो तो यात्रा को देश हित में मुलतवी करने का फैसला लिया जाए। वहीं इस मामले को लेकर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? देखिए, कभी भी कोई जिसने अपराध किया होता है वो शायद ये नहीं कहता कि उसने किया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जांच में जिसका नाम आ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई भी कानून के तहत होती है। तो आप ये उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया होगा वो स्वयं कहेंगे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया? एक मैं आपको याद करवा दूं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को देते थे जो 7 महीने से जेल में है। तो इनके सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं। अपराध करने वाले को, जिन्होंने घोटाले किए हों, उनको सदा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और वो जेल में है। आगे आगे देखिए होता है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई हुई है। रास्ता नाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मरकजी वजीर किरेन रिजिजू का कहना है कि कोविड में भारत के जरिए उठाए गए कदमों की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। कोविड को लेकर के जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाए हैं वो तो पूरा विश्व भर में सराहना हो रहा है और उसको सब लोग ने माना है कि देश को कोरोना जैसे भयानक महामारी से बचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के हेल्थ सेक्टर के जितने भी लोग हैं और देशवासियों की मदद से हम लड़े हैं और हमने विजय पाई है। तो इसमें चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं। राहुल गांधी जी के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही इनडिसिप्लिन और अनप्रेडिक्टेबल टाइप का नेता है जो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसके लिए भी शोभा नहीं देते हैं, देश के लिए भी। खबर बिहार से जुड़ी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार की सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करना है, कोई काम करना है। आप लोग जान ही रहे ना, भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था? कोई मेरा रिपोर्ट तो नहीं था, बिहार सरकार का तो रिपोर्ट नहीं था, वो तो भारत सरकार का रिपोर्ट था, एनसीआरबी का रिपोर्ट था।
एनसीआरबी वाला रिपोर्ट में क्या था भाई? मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए लोग? ये लोगों के अधिकार में है तब ना आए। हमको तो नहीं लगता कि अधिकार में आए, फिर भी अलग बात है। अगर आए भी हैं तो मध्य प्रदेश गए थे क्या? ये हरियाणा गए हैं क्या? या नित्यानंद जी का भारत सरकार का जवाब पार्लियामेंट वाला पढ़े हैं क्या? अरे एक प्रोपेगेंडा है भाई। अरे भाजपा वाले लोग कहाँ थे भाई? ये लोग 4 महीना पहले कहाँ था? जब बीजेपी सरकार में थी तो क्या कर रही थी? और ये लोग क्या कर रहे थे? जो लोग आए हैं कि भेजे गए हैं? पहले तो उन लोगों से पूछिए, लोग अपने मन से आए हैं तो एक एजेंडा पे आए हैं। तो हमको तो इन सारी चीजों से क्या लेना देना? इन लोगों को जो करना है करने दीजिए। असल में इन लोगों को घबराहट है। नौकरी के बारे में लोग बात कर रहे हैं क्या? आज 85,000 लोगों का कैबिनेट में गृह विभाग से पद सृजित किया गया, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है 10 लाख नौकरी देने का, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हो रहा है। एक कैबिनेट में समझिए कि आज खाली 85,000 लोग का आया है, 1,60,000 स्वास्थ्य विभाग का, उसके बाद 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षा विभाग का। तो घबराए हुए हैं ना ये लोग। अरे भाई एजेंडा को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? वहां तो दारू मिलता है, तो क्या हो रहा है? अरे सब ढकोसला है। आई वॉश। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 104 दिन में मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिरे। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में टार था, गड्ढे थे, और यहां मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था, एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा, और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक चौड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया।